साथियों नमस्कार। आज अपन भूगोल विषय की जो नियमित कक्षाओं में आज एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और नया टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ही नजर आ रहा है। वायुदाब व वायुदाब पेटियां। पृथ्वी पर वायुदाब का विकास किस रूप में हुआ है, उसकी पेटियां कौन सी हैं, तापमान और वायुदाब में क्या संबंध है, पृथ्वी के किस भाग पर वायुदाब कम है, किस भाग पर वायुदाब अधिक है, कम व अधिक होने का कारण क्या है, विश्व में वायुदाब पेटियां कितनी हैं, तापमान के आधार पर कैसे विकसित हुई हैं, या पृथ्वी की घूर्णन गति का भी क्या वायुदाब पेटियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, या किनका विकास हुआ है, इनके संदर्भित रूप में अपन बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की। वायुदाब। शब्द में ही आपको अर्थ नजर आ रहा होगा, जिसमें दो शब्द इसमें हैं, वायु प्लस दाब। इसका तात्पर्य वायु का दबाव, वायु का दाब ही वायुदाब कहलाता है। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो बहुत सी गैसें हैं, उन गैसों का जो मिश्रण है जिसको अपन वायु कह रहे हैं, और उन सभी गैसों का पृथ्वी के ऊपर प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला जो दबाव है, जो भार है, उसे ही अपन नाम क्या देते हैं? वायुदाब। देखिए किस रूप में। आपके सामने ये पार्ट मैंने बनाया इस रूप में। ये पृथ्वी के भाग के ऊपर जहां अपन ने यहां लिख दिया है समुद्र है, जल है। ये पर्वत है, पठार है, मैदान है, यह समुद्री भाग है। और यहीं से अपन कहें कि जीरो लिख दिया। औसत माध्य समुद्र तल का जो मापन है वो अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। किसी भी स्थान की ऊंचाई या महासागरों की गहराई का जो मापन करते हैं वो एवरेज मीन सी लेवल से करते हैं। तो सही मायने में पृथ्वी का तात्पर्य केवल स्थल भाग नहीं है। पृथ्वी का तात्पर्य जल व स्थल समस्त भाग की बात होती है, जहाँ अपन महाद्वीप व महासागर दोनों इकाइयां जो अपन कहीं प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां हैं उनको इसमें पृथ्वी के रूप में जानते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर का जो पार्ट है जिसमें अपन कहीं विभिन्न गैसें हैं, और उन गैसों का आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से लपेटे हुए है, जिसको वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण, पूरा अधिकांश गैसों का जो आवरण है वो क्षोभ मंडल वाले भाग में पाया जाता है। देखिए इसमें ये मैंने आपके सामने लिखा वायुमंडल। और वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण। पृथ्वी से जहां अपन ने कहा है समस्त ऊंचाई का भाग वायुमंडल का, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उस समस्त गैसों का पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर, प्रति इकाई जो अपन कहें 1 वर्ग सेंटीमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर है, तो जो एरिया की जो कह रहे हैं अपन, प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के भार को ही वायुदाब कहते हैं। जैसे आपके सामने कहा कि यहां से इस वाले भाग से और इतने क्षेत्र तक की, इस भाग पर वायुमंडल की समस्त गैसों का जो भार है, इसे ही अपन नाम क्या रखते हैं? वायुदाब रखते हैं।
वो आगे का टर्म है कि पर्वत भाग पर वायुदाब कम मिलता है, पठार पर उससे अधिक मिलता है, मैदान पे उससे अधिक मिलता है, और यदि देखा जाए तो समुद्र तल पर सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है वो अपन आगे टॉपिक की बात आएगी, चर्चा वहां अपन करेंगे। यहाँ तो अपन अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ क्या हुआ? वायुदाब का मतलब पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के भार को, या प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या एयर प्रेशर कहा जाता है। तो एक लाइन में पहले अपन अर्थ लिखते हैं। वायुदाब, पृथ्वी के प्रति इकाई पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय गैसों के भार को वायुदाब कहा जाता है। सरल शब्दों में अपने कहा है, वायुमंडल की समस्त गैसों का पृथ्वी के प्रति यूनिट, प्रति इकाई क्षेत्र पर जो गैसों का भार है, वायु का भार है, उसे अपन ने वायुदाब कहा है। इसकी बेसिक जानकारी में विश्व में सर्वप्रथम वायुदाब की जो खोज की वो ग्यूरिक ने की थी। एक जानकारी में ही लिख दें, विश्व में सर्वप्रथम वायुदाब की जानकारी ग्यूरिक ने दी। वायुदाब को अब अपन मापते किस रूप में है, क्या इसकी इकाई है? देखिए आगे, वायुदाब को मिली बार, MB, मिली बार, जिसको MB के रूप में लिखते हैं, मिली बार ओब्लिक इंच ओब्लिक सेंटीमीटर ओब्लिक हेक्टोपास्कल। इकाइयों के रूप में मापा जाता है। वायुदाब मापने को जो विभिन्न इकाइयां हैं, मिलीबार है जिसको MB के रूप में लिखते हैं, इंच के रूप में भी मापा जाता है, सेंटीमीटर के रूप में भी मापा जाता है, और हेक्टोपास्कल के रूप में भी मापा जाता है। लेकिन अधिकांशतः भूगोल विषय के अंदर जहां वायुदाब की जो इकाई का प्रयोग किया जाता है वो मिलीबार के रूप में किया जाता है, MB या मिलीबार के रूप में इसको
मापा जाता है। और मिलीबार भी जब आप इसमें देखेंगे तो जैसे मैं आपके सामने जो पारे वाली इकाई से जो बात करते हैं, पारे की 0.1 इंच ऊंचाई बराबर 3.4 मिलीबार, ये वायुदाब होता है। पारे की जो 0.1 इंच ऊंचाई पर जो अपन कहें 3.4 मिलीबार ऊंचाई होती है, तो मिलीबार की जो अपन ने बात की है, और मिलीबार ही अपन इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे शुरुआत में 14 का वायुदाब था, जैसे पारे के आधार पे पारे पे कितना दबाव पड़ रहा है, पारा उतना ही पर्क नली में ऊपर चढ़ रहा है, तो उसमें पारे के आधार पे भी देखते हैं तो 0.1 इंच की ऊंचाई ये इतना यदि पारा है तो मिलीबार कितना होता है, लगभग 3.4 मिलीबार होता है। तो यहाँ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इकाई विशेष रूप से मिलीबार। अब देखिए आगे, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो वायुदाब को प्रभावित करते हैं, जिनसे वायुदाब में परिवर्तन होता है। मैंने कहा था ना, वायुदाब को ऐसे कौन से कारक जो प्रभाव डालते हैं, और उन कारकों में अपन सबसे पहले 1 नंबर पे कारक पे अपन बात शुरू करते हैं, टेम्परेचर, तापमान। 1 नंबर पे लिखें तापमान, टेम्परेचर। देखिए, तापमान और वायुदाब में दोनों में विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है, व्यतुक्रमानुपाती संबंध है। इसका तात्पर्य, यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और यदि तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। क्यों? अब जो अपन कहें कि तापमान के प्रभाव से यदि तापमान अधिक होता है तो उससे वायु गर्म होती है, वायु गर्म होके फैलती है, जो प्रति इकाई क्षेत्र पे वायु थी वो फैल गई, दूर हो गई, और जैसे ही गर्म होके फैल गई तो इसका मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में दाब कम हो गया। तो अधिक ताप के प्रभाव से वायु गर्म होकर फैलती है, और कम ताप के कारण वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है, उससे अपन का वायुदाब बढ़ता है। तो एक लाइन तो अपने को ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, या उल्टा संबंध पाया जाता है, या व्यतुक्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। इन एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो तापमान अधिक भी होता है और वायुदाब भी अधिक होता है। इसका मतलब वहां जो कारक है वो तापमान का कारण नहीं है, वहां वायुदाब बढ़ने का कारण तापमान नहीं होकर कोई और कारण है, और वो अपना कारण आगे आएगा, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें उच्च ताप के कारण वायु गर्म होकर फैलती है, जिससे वायुदाब घटता है। दूसरा, तथा निम्न तापमान यदि कम है, निम्न ताप के
प्रभाव से वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है। सिकुड़ती है जिससे वायु दाब बढ़ता है। यही अपन ने चर्चा की है। तापमान अधिक है तो वायु दाब कम है, तापमान कम है तो वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है और वायु दाब बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अर्थात इसी में आगे लिखें आप, अर्थात तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, तापमान व वायु दाब में उल्टा संबंध पाया जाता है या व्यतुक्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तीनों का तात्पर्य एक ही है, तो ये ध्यान रखना है। उल्टा संबंध कह दें, इसके लिए ही दूसरे शब्द का प्रयोग करते अपन, उल्टा संबंध, उल्टा या फिर व्यतुक्रमानुपाती। संबंध पाया जाता है। तीन बातें हुई, तापमान अधिक होगा तो वायु दाब घटेगा, तापमान कम होगा तो वायु दाब घटेगा, और तीसरी जानकारी ये हुई, कोई सामान्य लाइन के रूप में आए, तापमान वायु दाब में कैसा संबंध है, दोनों में उल्टा संबंध है या विपरीत संबंध है या व्यतुक्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो पहला कारक तो अपन कहीं वायु दाब को प्रभावित करने वाला टेम्परेचर, तापक्रम या तापमान। अब देखिए दूसरा कारक, दूसरा कारक लिखें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब वायु में नमी की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा, जिसको ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहते हैं। और जिस वायु में नमी की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है वह वायु हल्की होती है, और यदि वायु हल्की है तो इसका मतलब वायु दाब भी कम है। और जिस वायु के अंदर नमी की मात्रा कम होती है, यानी शुष्क वायु होती है, और शुष्क वायु है तो वो वायु भारी होती है, इसलिए वहां वायु दाब भी अधिक होता है। तो आर्द्रता युक्त, अधिक आर्द्रता युक्त जो वायु है वो हल्की होती है, और शुष्क वायु कैसी होती है, भारी होती है। तो लिखना, अधिक आर्द्रता युक्त वायु हल्की होती है तथा शुष्क वायु भारी होती है। इसका मतलब अधिक आर्द्रता युक्त भारी होती है, जो अपन कहें वायु हल्की होती है, और शुष्क शुष्क वायु भारी होती है। इसका तात्पर्य अपन देखें तो जहां आर्द्रता ज्यादा है, वायु के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा है, तो वहां वायु दाब कम है,
और जहां वायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा कम है, जो शुष्क वायु है, तो वहां वायु दाब अधिक है। इसी में लिखें आगे, अर्थात अधिक आर्द्रता युक्त वायु का वायु दाब कम होता है, जबकि शुष्क वायु का वायु दाब अधिक होता है। ये अपन ने निष्कर्ष के तौर पे लिखा है। तो पहला कारक तापमान, दूसरा कारक अपने देखा आर्द्रता भी प्रभावित करती है। अधिक आर्द्रता युक्त वाली वायु हल्की होती है, उसमें अपन का वायु दाब भी कम होता है, और शुष्क वायु वाली वायु भारी होती है और उसका वायु दाब भी अधिक होता है। तीसरा कारक देखिए, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में, और 3 नंबर पे है ऊंचाई या उत्तुंगता, एल्टीट्यूड। जैसे अपन ने शुरुआत के चित्र में देखा था, औसत माध्य समुद्र तल से जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उससे संदर्भित बात है। देखिए इसमें प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायु दाब घटता है। एक टर्म लिखा है अपन ने, यदि किसी भी स्थान से जैसे 10 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 मिलीबार वायुदाब घटता है। इन ऊंचाई के साथ वायुदाब की प्रकृति कैसी हुई, घट रहा है। देखिए पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण, और सबसे ज्यादा गैसों की जो सघनता है वो धरातल के पास है, सतह के पास है पृथ्वी की। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और सभी गैसों को अपनी तरफ खींचती है। तो सबसे ज्यादा सघनता तो कहाँ है? धरातल के पास। जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे गैसों की मात्रा कम होती जाती है, और जैसे जैसे गैसों की मात्रा भी कम होगी, इसका मतलब वायु दाब भी धीरे धीरे घटता जाता है। तो अपन के धरातल के पास सर्वाधिक वायु दाब मिलता है, जिसका कारण क्या है? पृथ्वी का सर्वाधिक जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सभी गैसों को अपनी तरफ खींचता है। और ये भी पता है कि जब जो वस्तु भारी है उसको ज्यादा नीचे की तरफ खींचता है, तो धरातल के पास भारी गैसें हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो गैसों की मात्रा कम होती जाती है, वह हल्की गैसें मिलती हैं। आगे इसी को यदि अपन और बढ़ाएं टर्म को, तो देखिए प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर 10 मिलीबार वायु दाब घटता है। इसी फॉर्मेशन को अपन ने आगे बढ़ाया है। अगर 10 मीटर पर 1 मिलीबार, तो 20 मीटर पे 2, 30 पे 3, 40 पे 4, 50 पे 5, 60 पे 6, 70 पे 7, इसी तरीके से देखा 80 पे 8, 90 पे 9 और 100 मीटर पे 10 मिलीबार। और भी यदि इसको बड़े रूप में यदि अपन देखते हैं तो प्रति 1000 मीटर
जिसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो मिलीबार वायु दाब घटता है। ये एक निश्चित जो दर लिखी है उसके संदर्भ में है। हालांकि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर यही दर लागू नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर गैसें जो हल्की हो जाती हैं तो वहां वायुदाब घटने की जो दर है वो परिवर्तित हो जाती है। लेकिन एक एवरेज रूप की जो बात की है उसको मैंने आपके सामने लिखा है। और कोई ऐसा प्रश्न आता है न्यूमेरिकल रूप में, और उसमें यदि आपको ध्यान रखना है कोई वो कितने मीटर की ऊंचाई देता है या किलोमीटर की ऊंचाई देता है और उसके बाद ऊंचाई के साथ वायुदाब में परिवर्तन की बात पूछता है, तो आप इस नियम को लागू कर सकते हैं। तो एट अबाउट आपको आंसर उसमें स्पष्ट नजर आ जाएगा। हालांकि अपन ने कहा कि 100 मीटर पर 10 मिलीबार, तो 20 मीटर पे 200 मीटर पे 20 मिलीबार, 300 मीटर पे 30 मिलीबार। लेकिन 300 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो लगभग 34 मिलीबार वायुदाब घटता है, कम होता है। तो ये अपने को वैसे ध्यान रखना है। एवरेज रूप में तो आपको यही ध्यान रखना है 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब घटता है। ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, और इसको इसीलिए लिखा है कि ये वायुदाब घटने की जो दर है वो लगातार निश्चित नहीं रहती है, ऊंचाई के साथ जाने पर उसमें परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन अपने को दिख रहा है, 300 मीटर पे 30 होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया, 34 मिलीबार वायुदाब घट जाता है। लेकिन एवरेज का जब मैंने कहा कि न्यूमेरिकल का प्रश्न आए तो आप इस फॉर्मेशन की जानकारी रखें और अपना आंसर निकल जाएगा आपके सामने। मैं आपके सामने एक प्रश्न भी रख देता हूं, शायद आप और ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा आपके सामने प्रश्न नंबर 1, यदि किसी ए स्थान का वायुदाब 900 मिलीबार है, तो बताइए उस ए स्थान से 500 मीटर की ऊंचाई पर कितना वायुदाब होगा। ये देखिए, और इस पे नियम वही लागू करना है जो अभी आपने लिखा है। देखिए आपके सामने कह रहा है कि 10 मीटर पर 1 मिलीबार, 100 मीटर के ऊपर 10 मिलीबार, 1000 मीटर के ऊपर 100 मिलीबार वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख दूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने रखा ए ऑप्शन 850 मिलीबार, बी 950 मिलीबार, सी 1000 मिलीबार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके सामने और भी विकल्प दे सकता है, कोई भी संख्या लिख सकता है, मैंने विकल्प लिखा है। अब आपके सामने कि इसने कहा, देखिए प्रश्न में इसने कहा कोई ए स्थान है ये पृथ्वी पे, और इस ए स्थान के ऊपर जो अपन ने कहा वायुदाब कितना है, इस वाले ए स्थान का बता रहा है 900 मिलीबार।
900 मिलीबार वायुदाब है। फिर कह रहा है कि उस ए स्थान से 500 मीटर की ऊंचाई, इससे ऊपर कितना चले गए 500 मीटर। 500 मीटर की ऊंचाई पर कितना वायुदाब होगा। इसका मतलब ऊंचाई पे गए और ऊंचाई के साथ अपन ने देखा वायुदाब घटता है। और पीछे अपने प्रकृति लिखी थी जिसमें लिखा था 100 मीटर के ऊपर 10, 200 के ऊपर 20, 300 पे 30, 400 पे 40 और 500 पे 50। इसका मतलब यहां से यहां तक जाते जाते और क्या हो जाएगा, -50 मिलीबार घट जाएगा एवरेज रूप में, औसत रूप में आप देखेंगे तो। और 50 मिलीबार घट गया तो 900 है। इसका मतलब 900 माइनस 50, इसका मतलब 850 मिली, ये आंसर होना चाहिए। अब अपने जो विकल्प दे रखे हैं उस विकल्प में चेक करते हैं और पता चला कि पहला ही विकल्प क्या है, 850 मिलीबार। इसका मतलब आंसर ए सही है। तो ऊंचाई के साथ यदि प्रश्न पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर भी लिख सकता है। किलोमीटर में तो ध्यान रखना है आपको, अपने पहले लिखा भी था आपके सामने, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। जैसे आपने कहा कि 1000 मीटर की ऊंचाई, उसको 1 किलोमीटर के रूप में भी लिख सकता है। तो ये अपन ने कहा कि ऊंचाई के साथ, उत्तुंगता के साथ वायुदाब में क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए आप इसी से संदर्भित और भी क्या प्रश्न बनता है, देखिए आप। ये आपके सामने मैंने इस वाले पाठ को बनाया। इस वाले भाग को आपके सामने लिखा माउंटेन, पर्वत है। इस वाले भाग को लिखा आपके सामने ये पठार है। ये वाला भाग आपके सामने ये मैदान है। और ये वाला भाग है जो अपन कहें समुद्र है। ये आपके सामने समुद्र है, महासागर है। और जो अपने ये समुद्र लिखा है आपके सामने, इस वाले बार को मैं लिखा 0। इसको कहा जाता है औसत माध्य समुद्र तल, एवरेज मीन सी लेवल। औसत माध्य समुद्र तल क्या होता है, जो अपन कहें हाई टाइड एंड लो टाइड, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार, या ज्वार व भाटा। ज्वार व भाटा कह दें, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार कह दें, हाई टाइड एंड लो टाइड कह दें। तो अपन कहें ज्वार में पानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, भाटा में पानी की न्यूनतम नीचाई होती है। तो ज्वार और भाटा के बीच की जो ऊंचाई होती है, बीच वाला जो स्थान होता है, उसको कहते हैं एवरेज मीन सी लेवल, औसत माध्य समुद्र तल। और उसी औसत माध्य समुद्र तल से स्थलीय भागों की ऊंचाई ज्ञात की जाती है और महासागरीय भागों की गहराई ज्ञात की जाती है। तब आप देखिए आपके सामने मैं कहा कि आपके इस पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, जिसको अपने वायुमंडल कहा। और वायुमंडल की गैसों के भार का ही, जिसको अपने का जो वजन है, उसी को अपने वायुदाब कहा है। जैसे एवरेज रूप में आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो गैसों की मात्रा है वो लगभग अपन के क्षोभ मंडल में पाई जाती है। उससे ऊंचाई के साथ साथ जाते हैं तो अपन के गैसों की मात्रा घटती जाती है। और अपन ने देखा कि ये वायुमंडल की ऊंचाई है मैक्सिमम, ये आपके सामने, और ये अपन कहें ये वायुमंडल है। अब यदि आप इसके संदर्भित रूप में देखेंगे, देखिए आपके सामने, तो गैसों का जो भार है, देखिए इसमें
पर्वत वाले भाग पर जो गैसें हैं वो इतनी ऊंचाई वाला, इस पर जो गैसों की थिकनेस है, मोटाई है, तो गैसों का आवरण इतना है। फिर देखिए इस वाले भाग में, पठारी वाले भाग में गैसों की जो थिकनेस है, मोटाई है, गैसों का आवरण इतना है। इसका मतलब पर्वत की अपेक्षा पठारी भाग पर गैसों का आवरण ज्यादा है। फिर देखिए आगे आपके सामने, और ये मैदानी भाग पे जब देखते हैं तो देखिए आप, यहाँ गैसों का आवरण और भी अधिक है, पठार से भी ज्यादा है। और जब आप बात कर रहे हैं इस वाले औसत माध्य समुद्र तल, जहां से अपन ने ऊंचाई ज्ञात करना प्रारंभ किया, और इस वाले भाग पर मोटाई सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा गैसों की मात्रा किस वाले पार्ट पे है? यदि मैं आपके सामने लिखा इसको ए, बी, सी और डी, तो सबसे ज्यादा गैसों का आवरण वो किस वाले भाग पे है? डी। इसका तात्पर्य सबसे ज्यादा वायुदाब, सबसे ज्यादा प्रेशर वो कहां मिलेगा? समुद्र तल पे। लेकिन इससे अपन देखें मैदान का इससे कम है, इसका मतलब समुद्र तल से मैदान की जो ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो गई और ऊंचाई बढ़ गई, इसका मतलब वायु दाब भी कम हो गया। और यहां देखो गैसों की मात्रा भी इसकी अपेक्षा कम है, इसका मतलब समुद्र तल से ऊपर यदि देखा जाए तो मैदानी भाग वाले भागों में वायु दाब कम है, मैदान से भी पठार का कम है, और सबसे कम वायुदाब कहाँ है? पर्वत। तो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय भागों पर जब कोई पर्वतारोही जाता है तो वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाता है गैस का, जिससे वो ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वहाँ गैसों की मात्रा कम होती है, हल्की गैसें जो ऊंचाई पे पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा वायुदाब, जैसे लिखा यहाँ, तो वायुदाब क्या है? न्यूनतम। वायुदाब। और इस वाले भाग में समुद्र तल पर अधिकतम। अब प्रश्न आता है सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, फिर वो कहेगा पर्वत पर, पठार पर, मैदान पर, समुद्री सतह पर। तो आंसर सही क्या बनेगा? समुद्री सतह पर। शायद आप चित्र से समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा गैसों की मात्रा का आवरण इस वाले भाग पे है और सबसे कम इस वाले भाग पे है। और ये वायुमंडल की अपने का ऊंचाई तक का पार्ट उसने अपने एक अनुमानित रूप में माना है, और इसका मतलब सबसे ज्यादा यही है, और यहीं से अपन औसत माध्य समुद्र तल का ही वायुदाब से मापन प्रारंभ करते हैं। और इसी समुद्र तल पे जो अपन कहें 1013.25 मिलीबार औसत माध्य समुद्र तल पर एवरेज प्रेशर है, औसत वायुदाब है। और जैसे अपन ने कहा इस समुद्र तल से, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इस वायुदाब में कमी आती जाएगी, घटता जाएगा। अब देखिए इसमें आगे औसत माध्य समुद्र तल तल पर औसत वायुदाब, एवरेज प्रेशर, औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो औसत माध्य समुद्र तल, एवरेज मीन सी लेवल पर एवरेज प्रेशर 1013.25 मिलीबार होता है। कई बार तो सीधा सीधा इतना ही प्रश्न पूछता है। फिर देखिए आप इसमें नेक्स्ट, ये आपके सामने मैंने इस वाले भाग पे लिख दिया। यहां लिखा आपके सामने अल्टीट्यूड, ऊंचाई, और औसत माध्य समुद्र तल कितना होता है? 0।
जहां से अपन ने ऊंचाई मापना शुरू करते हैं, तो ये तो 0 है। और औसत माध्य समुद्र तल के ऊपर यहाँ अपने का जो वायुदाब है, प्रेशर है, इस वाले भाग में जिसको लिखा अपन ने वायुदाब, तो वायुदाब यहाँ अपने का कितना है 1013.25 मिलीबार। ये औसत है, एवरेज है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वायुदाब घटता जाएगा। अब देखिए इससे ऊपर, जैसे मैं आपके सामने एवरेज का ही नियम लगाया, तो आपके सामने यदि मैंने कहा आपके सामने लगभग, ये आपके सामने लिखा 5 किलोमीटर की ऊंचाई। 5 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर? 5000 मीटर। 5000 मीटर लिखें या 5 किलोमीटर लिखें, एक ही अर्थ है इसका। और वो भी अपन ने पूर्व में देखा था, आगे जहां घटने की जो दर थी, वो दर अपन ने पहले लिख चुके हैं, जिसके बारे में कहा था 10 मीटर पर 1 मिलीबार, 100 के ऊपर 10 मिलीबार, और 1000 मीटर के ऊपर 100 मिलीबार। और 1000 मीटर का तात्पर्य क्या है? जो अपन के 1 किलोमीटर, जिसके ऊपर कितना कम होता है? 100। तो इसी तरीके से 5000 मीटर की ऊंचाई पर कितना कम हो जाएगा? 500 मिलीबार। 500 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा। तो 1013 तो है, 500 कम हो गया, इसका मतलब यहां कितना बच गया? 513.25 मिलीबार। फिर भी इससे ऊपर नीचे भी अपन चेक करें इसी के आधार पे, तो मैंने आपके सामने कहा इससे ऊपर गए और आपने देखा ये 6 किलोमीटर, या जिसको अपन कहते हैं ये 6000 मीटर या 6 किलोमीटर की बात करते हैं। तो यहां जाते जाते कितना कम हो जाएगा? 600। इसका मतलब यहां कितना बच जाएगा? 413.25 मिलीबार। प्रश्न ऐसा आता है, पृथ्वी के औसत वायुदाब का, एवरेज मीन सी लेवल के ऊपर जो औसत वायुदाब है, उसका आधा वायुदाब कितनी ऊंचाई पे रहता है? तो लगभग आधा वायुदाब देखा जाए तो कितने पे है? यदि इसका आधा करें तो लगभग 506 या 7 के आसपास मिलीबार होना चाहिए, और यहां कितना है? 513। इसका मतलब यदि आपके सामने प्रश्न आता है पृथ्वी का औसत वायुदाब का आधा वायुदाब कितनी ऊंचाई पे रहता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तब आंसर क्या बनेगा? 5 किलोमीटर। लेकिन अपन ने पहले भी देखा था, अगर जहां 300 मीटर पे 34 मिलीबार घट गया था, तो ऐसी स्थिति में जब पता करते हैं तो पता चलता है लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आधा वायुदाब होता है। लेकिन ये विकल्प पर ही निर्भर करेगा। यदि विकल्प आपके सामने आया 1, 2, 3, 4, 5, तब आंसर बनेगा 5 किलोमीटर। और यदि विकल्प में आया 5500 मीटर, 5.5 किलोमीटर, तब आंसर बनेगा 5.5 किलोमीटर, या 5500 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर पृथ्वी के औसत वायुदाब का आधा वायुदाब हो जाता है। तो ये आपके सामने इसमें ही, अब देखिए ध्यान लिख दें, नोट, पृथ्वी के औसत वायुदाब, औसत वायुदाब का आधा वायुदाब कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? पाया जाता है कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? बराबर लिख देना, 5500 मीटर या 5.5 किलोमीटर। ये तो एक आंसर तो ये। और विकल्प में जैसा आता है
यदि मैं आपके सामने प्रश्न रखूं, प्रश्न पृथ्वी के औसत वायुदाब का लगभग आधा वायुदाब कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? पाया जाता है ए 1 किलोमीटर, बी 4 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर, डी 3 किलोमीटर। इस तरीके का जब विकल्प आता है तो अपन ने तो पढ़ा कि 5.5 किलोमीटर या 5500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आधा वायुदाब होता है। विकल्प में आया ही नहीं। तो क्योंकि विकल्प में भी इसलिए नहीं आया, उसने प्रश्न में भी क्या लिख दिया, पृथ्वी के औसत वायुदाब का क्या कह दिया, लगभग। अपने अनुसार उसने शब्द रख दिया लगभग, एट अबाउट। तो लगभग आधा वायुदाब कितनी ऊंचाई पे मिलेगा, तब आंसर इसका क्या बनेगा आपके सामने। फिर आंसर क्या बनेगा, 5 किलोमीटर। मैंने ये इस तरीके का प्रश्न इसलिए रखा है कि ऐसा प्रश्न आया हुआ है, और वो प्रश्न अपने को ये बहुत जरूरी है कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है। और वैकल्पिक स्तर के जो पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस के जो पेपर होते हैं विकल्प वाले, उनमें अपन ऑप्शन से ही आंसर तय करना होता है। उसमें से सही मायने में दिए गए 4 विकल्प में, उन 4 विकल्प में सबसे सही विकल्प कौन सा है, ये देखना होता है। तो कई बार अपने को एट अबाउट की स्थिति, लगभग को अपने को ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो पहला कारक अपने का वायुदाब को प्रभावित करने वाला तापमान, दूसरा कारक अपन ने कहा तापमान के बाद आर्द्रता, और तीसरा कारक लिखा ऊंचाई। और ऊंचाई में उत्तुंगता के प्रभाव से देखा, ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब भी घटता है। देखिए इससे संदर्भित एक टर्म, देखिए अब एक शब्द लिखें, समदाब रेखा, आइसोबार। आइसोबार लाइन, इसी को ऐसे ही लिख सकता है, आइसोबार। जो ऊंचाई की बात की उसी से जुड़ी हुई बात है। पृथ्वी पर समान वायुदाब वाले स्थान, समान ऊंचाई के वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर एक खींची जाने वाली रेखा, जिसको नाम दिया जाता है समदाब रेखा। नाम से पता चला है समदाब, समान दाब। तो अपन समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। लेकिन धरातल कहीं भी अपन कहीं समान ऊंचाई का नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है। तो कोई स्थान पर्वतीय भाग पे है, आगे गए तो पठार मिल गया, कहीं मैदान मिल गया, कहीं अपन कहीं गहरी कोई खाई है। तो ये अलग अलग स्थलाकृतियां हैं। इसलिए जब भी समदाब रेखाएं खींची जाती हैं तो ऊंचाई के प्रभाव को घटाया जाता है। कोई स्थान ऊंचा है, कोई स्थान नीचा है, तो उसके ऊंचाई के प्रभाव को घटाते हुए और वहां वायुदाब लिखा जाता है। इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, समदाब रेखाएं क्या हैं, समायोजित समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, जिसको नाम दिया जाता है आइसोबार या फिर
समदाब रेखा। देखिए इसमें आप, देखिए इसमें पृथ्वी पर समायोजित वायुदाब, पृथ्वी पर समायोजित वायुदाब, समायोजित समवायुदाब, समदाब ऐसा लिखना है इसको, समायोजित समदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार। पृथ्वी पर समायोजित समदाब, समायोजित का मतलब ऊंचाई के प्रभाव को घटाकर, समायोजित समदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। सामान्यतः तो इस रूप में लिखते हैं समदाब, समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। ये साधारण रूप में अर्थ है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है? समायोजित समदाब। किस रूप में? ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसी अर्थ को अपन ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा जिसमें ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है या हटा दिया जाता है, ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है, जिसे समदाब रेखा कहा जाता है। या लिख के आप दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं, देखिए या रूप में लिखना, पृथ्वी पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा जिसमें ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है, समदाब रेखा कहलाती है। ये लिखिए, दोनों का तात्पर्य एक ही है, इसको और सरल शब्दों में समझाया गया है। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, लेकिन ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। या फिर पृथ्वी पर समायोजित, समायोजित का मतलब जिसमें ऊंचाई के प्रभाव को घटाते देते हैं, समायोजित समदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। अब ये आपको समायोजित या ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है, ये टर्म का तो प्रयोग किया, आखिर है क्या? देखिए आप किस रूप में मैं आपके सामने रखता हूं इसको, देखिए ये आपके सामने मैंने ये पाठ देखिए,
ये पर्वतीय भाग है, ये पठार मैदान इस रूप में धरातल का हिस्सा है। ये आपके सामने समुद्र का पार्ट है, हो सकता है अलग अलग स्थान पे। और ये आपके सामने मैंने कहा कोई ये बिंदु है, मान लो इस वाले बिंदु पे ही पता किया, ये ए बिंदु है औसत माध्य समुद्र तल, और इस पे पता चला इस वाले स्थान पे यहाँ जो वायुदाब है वो 1000 मिलीबार है। हर जगह बराबर नहीं है पृथ्वी के ऊपर, स्थानिक वितरण में अंतर मिलता है। विषुवत रेखा के पास अलग है, ध्रुव के पास अलग है, शीतोष्ण या मध्य अक्षांशों के अंदर वायुदाब अलग है। तो मैंने लिखा है कि कोई स्थान है ए समुद्र के ऊपर और उस सतह के ऊपर 1000 मिलीबार वायुदाब है। और ये जब अपने पता किया तो इस वाले स्थान के ऊपर यहाँ जो ऊंचाई है, इसकी इस स्थान पे जो ऊंचाई है, यहाँ तो ऊंचाई औसत माध्य समुद्र तल थी, यहाँ अपने का ऊंचाई 100 मीटर है। औसत माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। और कोई पर्वतीय भाग पे कोई ये स्थान था, यहाँ अपन ने देखा और इस स्थान को देखा तो ये स्थान जो बिंदु है ये 200 मीटर की ऊंचाई पे है। इसका मतलब इस स्थान के ऊपर तो वायुदाब कितना है? 1000। अपने के समदाब मतलब 1000 समान वायुदाब वाले स्थान होने चाहिए। लेकिन जैसे 100 मीटर ये स्थान ऊंचा है तो इस स्थान के ऊपर वायुदाब कितना होगा? 10 मीटर बराबर 1 मिलीबार, तो 100 मीटर बराबर 10, तो 10 कम हो गई तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? 990 मिलीबार। और यदि इस स्थान पे 990 मिलीबार है, इसका मतलब इसके बराबर ही है। क्यों है? यदि इसकी बराबर ऊंचाई होती तो वहां कितना होता? 1000 ही होता। और इस स्थान के ऊपर अपन ने देखा ये कितना 200, तो यहाँ कितना 20 कम हो गया, तो यहाँ कितना मिला? 980 मिलीबार। इसका मतलब ऊंचाई तो अलग अलग हैं, ये देखिए आप, ये लो। और ये अपन ने कह दिया क्या है? इस वाली लाइन को अपने का समदाब रेखा। आइसोबार समान वायुदाब है, लेकिन आपको नजर आ रहा है इस स्थान के ऊपर तो 1000 है, यहाँ 990 है, यहाँ 980 है। क्योंकि यदि 1000 जो अपन ने कहा औसत माध्य समुद्र की ऊंचाई के आधार पे देखेंगे तो इन वाले स्थान पे भी कितना होगा? जब अपन इस वाले पार्ट पे आएंगे तब अपन इस वाले पार्ट पे आएंगे तो यहाँ भी कितना मिलेगा? 1000 मिलीबार। यहाँ भी कितना मिलेगा? 1000 मिलीबार। इसका मतलब उसके अनुसार 1000 मिलीबार ही है, लेकिन ऊंचाई के कारण यहाँ वायुदाब कम मिल रहा है। और इसी ऊंचाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है, जिसको अपन नाम रखा था समायोजित, या ऊंचाई के प्रभाव को घटाना। तो ये अपना पार्ट था इससे संदर्भित। तो नेक्स्ट आप देखिए चौथे जो पार्ट में है, 4 नंबर जो कारक है। पहला अपने का वायुदाब को परिवर्तन करने वाले कारकों में तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा ऊंचाई या उत्तुंगता, और चौथा है पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति, और दैनिक गति कौन सी है? जिसको नाम देते हैं अपन घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी की दैनिक गति, यानी दैनिक गति का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। एक जगह अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, कभी कभी तापमान अधिक होने के बाद भी वायुदाब भी ज्यादा होता है। मैंने कहा था तापमान वायुदाब में तो उल्टा संबंध है, लेकिन तापमान भी अधिक वायुदाब भी अधिक, तो वहां उच्च वायुदाब होने का कारण तापमान नहीं है, वहां कोई और कारक है। और ऐसी स्थिति किससे हो सकती है? पृथ्वी की दैनिक गति, घूर्णन गति। जो अपन कहें जो वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है, जिसमें अपन कहें
कुछ ऐसी वायुदाब पेटियां हैं जो गतिजन है, डायनेमिक हैं, तो पृथ्वी की गति के प्रभाव से उत्पन्न हुई हैं। और उसका कारण क्या होता है कि जहां अपन देखते हैं विषुवत रेखीय भागों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में आकर वायु नीचे उतरती है। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, वहां उच्च तापमान होने के बाद भी उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। तो वहां सही मायने में उच्च वायुदाब पेटी का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। ऐसे ही उपध्रुवीय भागों में, सब पोलर रीजन में, उपध्रुवीय भागों में जो ठंडे क्षेत्र हैं, जहां तापमान कम है, तो वहां अपन कहें तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से वायु परिसंचरण करती हुई ऊपर उठती है और अपसरण करती है, डाइवर्जेंट होती है, और वहां निम्न वायुदाब बना रहता है। तापमान भी कम है, वायुदाब भी कम है, तो वहां अपन कहें ऐसी स्थिति क्यों हुई है? उसका कारण भी है घूर्णन गति का प्रभाव। इसका मतलब पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, सही मायने में वायुदाब को पूरी पृथ्वी पर संतुलित करने का प्रयास करती है। प्रकृति अपने आप ही संतुलित करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ उसके प्रभाव से वायुदाब में भी कुछ परिवर्तन होता है, जिसको अपन कहते हैं कि घूर्णन गति के आधार पर 4 वायुदाब पेटियों का विकास होता है, जिनको गतिजन वायुदाब पेटियों के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या क्या प्रभाव है। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है, तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। यहां तापमान और वायुदाब में विरोधाभास नजर आएगा आपका। तापमान वायुदाब में उल्टा संबंध है, यहां सीधा संबंध मिलेगा। जैसे उपोष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, या टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई है, तापमान भी अधिक है, वायुदाब भी अधिक है। ऐसे ही उपध्रुवीय जो अपने कहा है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुव के पास टेम्परेचर कम है सब पोलर एरिया में, उसके बाद भी वायुदाब भी कम है। इसका मतलब सीधा संबंध नजर आ रहा है। जबकि यहाँ वायुदाब जो उच्च और निम्न का विकास हुआ है, वो तापमान का प्रभाव नहीं होकर किसका है? पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। और ये आगे अपना जो टॉपिक है उसमें अपने को स्पष्ट नजर आएगा, उसमें वही अपन डायग्राम पे चर्चा करेंगे। विषुवत रेखीय भागों की जब वायु ऊपर उठती है गर्म होके, और जैसे जैसे ऊपर उठ के और ठंडी होके और इस उपोष्ण कटिबंधीय भागों में ऊपर से नीचे उतरती है, अवतलन होता है, सबसिडेंस होता है, ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए यहाँ उच्च तापमान होने के बाद भी वायु के नीचे उतरने से, वायु के अवरोहण होने से यहाँ उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। और वो ऐसा किसका प्रभाव है? घूर्णन गति का। इसी रूप में जब अपन कहें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जहाँ तापमान कम है, लेकिन वहां जब देखते हैं ध्रुवीय और पछुआ पवनें दोनों ऊपर उठते हुए और डाइवर्जेंट हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, और परिसंचरण करते हुए अपसरित होने के कारण वहां भी निम्न वायुदाब बना रहता है। तो इन दोनों ही पेटियों का सही मायने में विकास किसके कारण है? घूर्णन गति के कारण है। तो ये 4 कारक थे अपन ने कहा जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में हैं। अब देखिए इसमें अपन कहीं वायुदाब पेटियां क्या हैं, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं, कौन सी वायुदाब पेटी का कैसे विकास हुआ है, इसकी चर्चा अपन
अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।